नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी रण इस बार बेहद ही दिलचस्प हो गया है। दिल्ली के दंगल को फतेह करने के लिए सभी सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के घमासान में सभी सियासी दल हरियाणा फॉर्मूला पुरजोर तरीके से लागू कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की रणनीति हर बार की तरह इस बार भी कुछ हटकर नजर आ रही है। दिल्ली में सत्ता के सिंहासन को हासिल करने के लिए बीजेपी हरियाणा में शानदार जीत के फॉर्मूले को दिल्ली में अपना रही है। बीजेपी ने हरियाणा की फौज दिल्ली में उतार दी है और यही वजह है कि प्रदेश से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बार बार दिल्ली में यहां के नेताओं की बैठकें लेकर उन्हें जीत के मंत्र दे रहे हैं। ऐसे में क्या हरियाणा फॉर्मूला दिल्ली में भी कारगर होगा? सियासी धुरंधरों की रणनीति आखिर कहती क्या है, यह सवाल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। लगातार हरियाणा की ओर से जो दिल्ली की सियासत है उसे साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तमाम सियासी दल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसएड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसएड एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 4 महीने पहले हरियाणा और 2 महीने पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी की हसरत अब दिल्ली को फतेह करने की है। इसीलिए दिल्ली विधानसभा में लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बनाने का ख्वाब देख रही बीजेपी ने 5 फरवरी को हो रहे चुनाव के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा के नेताओं की पूरी फौज दिल्ली में उतार दी है। सीएम नैब सिंह सैनी ने प्रदेश के कई मंत्रियों, सांसदों और अपना चुनाव हारे नेताओं की दिल्ली के हरियाणा भवन में बैठक ली। इससे पहले भी दिल्ली चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और बड़े नेता कई बैठकें कर चुके हैं। दरअसल बीजेपी दिल्ली में हरियाणा के फार्मूले और प्रयोगों को रिपीट कर सत्ता के दरवाजे खोलना चाहती है। उसे लगता है अब लोहा गर्म है, इसीलिए तो पार्टी के नेता बार बार अब की बार बीजेपी की सरकार का नारा दे रहे हैं। हर हालत में हटाना है। और जो वो डर फैला रहा है कि देखो मैंने आपको ये दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र हमने जारी किया और संकल्प पत्र जारी करते हमने कहा कि देखिए जन कल्याणकारी नीतियों में जो भी फैसिलिटीज जनता को मिल रही है उसमें कोई कटौती नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा के तुरंत बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार बनने से पार्टी बुलंद हौसलों के साथ अब पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस की जहां तक बात है उसके प्रदर्शन पर ही बीजेपी की जीत निर्भर करती है। अगर कांग्रेस दिल्ली में अच्छे वोट और सीट ले गई तो फिर आपकी सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कांग्रेस चाहती है कि देश में बड़ी 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस रह जाएं, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव खत्म किया जाए। दरअसल कांग्रेस को अब समझ आ गई है कि केजरीवाल हो, अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी, इनके कारण ही कांग्रेस का वोट बैंक उनके हाथ से छिटक गया है। इसीलिए कांग्रेस की अब इंडिया गठबंधन में ज्यादा रुचि नहीं रही। उधर राहुल गांधी की चॉइस को ही अब पार्टी राइट चॉइस मानकर चल रही है और कोशिश यही है कि देश में 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ही रह जाएं। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाने की चमकदार संभावना देख रही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा के हिट फॉर्मूले का दिल्ली में प्रयोग बीजेपी लगातार करना चाह रही है और इसी दिशा में कोशिश भी लगातार वो कर रही है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, किस तरीके की रणनीति इस बार बीजेपी बना रही है? हम देख रहे हैं हरियाणा से लामबंदी हो रही, तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। देखिए सौरभ, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ होता है उसकी कमियां भी छिप जाती है। जिस तरीके से 4 महीने पहले, अक्टूबर की बात है, अभी जनवरी चले, 4 महीने पहले शानदार तरीके से बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा में चुनाव में बाजी पलट दी और अच्छे सीटें लेकर, अच्छा बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस देखती रह गई। इसके 2 महीने बाद, आज से 2 महीने पहले अंदाजा, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट में
उसके बाद बीजेपी ने एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, हालांकि सहयोगी को साथ ले दिए, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का बना है, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की है, पहली मर्तबा महाराष्ट्र में इतना अच्छा प्रदर्शन। अब इन 4 महीनों के अंदर दिल्ली पर राज करने का ख्वाब तो बहुत लोगों ने देखा है, कभी पांडवों ने देखा था, उससे पहले मुगलों ने, अंग्रेज थे, तो दिल्ली में चमक ही इतनी है, आज देश की राजधानी है नई दिल्ली। उसी दिल्ली को लेकर हसरत रही है बीजेपी की बहुत टाइम से, क्योंकि बीजेपी की सरकारें कई राज्यों में, लेकिन दिल्ली में ही नहीं बन पाई, पूरी पुरजोर कोशिश के बाद, जब 7 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती लेकिन विधानसभा नहीं जीत पाई। तो अब एक मौका पार्टी के सामने है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा ग्राफ हिला है मेरे को लगता है, और जिस तरीके से केसेस बने हैं, मंत्री जेलों में गए, आरोप लगे हैं, कई नेता पार्टी छोड़ गए, मतलब दूसरा इतने साल बाद एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी होता है, बदलाव की जो मानवीय स्वभाव है कि बदलाव चाहते हैं आदमी, नयापन देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर इस बार आम आदमी पार्टी मुकाबले में तो है, लेकिन बीजेपी के हौसले बुलंद दिख रहे हैं, और कांग्रेस ये चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनती, उनके नेता भी कह रहे हैं अच्छा परफॉर्म करना चाहती है पार्टी, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, आगे के रास्ते खुले। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता है सरकार तो बनने से नहीं, मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी, चूंकि इस टाइम मजबूत स्थिति में, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कांग्रेस इसी में राजी रहेगी, चलो, लेकिन अच्छा प्रदर्शन पार्टी चाहेगी। पार्टी की कोशिश अब तमाम नेता कह रहे हैं, जो राहुल गांधी से जुड़े सूत्र है, हरियाणा के जो बड़े नेता दिल्ली आ जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी की ये पसंद है इस बात की कि कांग्रेस अकेला चले। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक खो दिया, क्षेत्रीय दल ले गए, नए नए नेता उभर गए, केजरीवाल की बात, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मतलब जो क्षेत्रीय दल है कांग्रेस का वोट उन्होंने ले लिया और बहुत सारा हिस्सा बीजेपी ले गई। तो कांग्रेस की जो ये स्थिति हुई है, कांग्रेस ने पुनर्विचार किया और फैसला भी ये हुआ है, भले ही दिल्ली में सरकार नहीं बन रही कांग्रेस की, लेकिन अच्छा प्रदर्शन जरूर हो ताकि हौसले बुलंद रहे आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है। तो कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी और कांग्रेस रह जाए, क्षेत्रीय दलों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाए, बारी बारी से। अगर 2 दल रहेंगे तो दोनों को मौका मिलता रहेगा, कभी राज उनका कभी इनका। तो ये इस नीति पर और इस रणनीति पर कांग्रेस चल रही है, जो आजकल कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। जी महेश, जो हिट फॉर्मूले का हम जिक्र कर रहे हैं, हिट फॉर्मूले की जो बात हो रही है, हरियाणा के हिट फॉर्मूले की, दिल्ली में कितना असरदार साबित होगा? क्योंकि तमाम बीजेपी, हरियाणा बीजेपी के नेता दिल्ली में लामबंद हैं उस फॉर्मूले को लागू करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए। ये रणनीति आखिर कहती क्या है? देखिए, हरियाणा का फॉर्मूला हिट फॉर्मूला इसलिए माना जा रहा है कि वहां पर मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है वो वहां पर देखी जा रही थी। यहां पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों का बंदोबस्त करने की बजाय जो विपक्षी दल है, जैसे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस थी, दिल्ली प्रदेश का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, किस तरीके से पार्टी में विखंडन किया जाए, किस तरीके से पार्टी के शीर्ष नेताओं को तोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए, और नहीं भी अगर तोड़ने की मंशा हो तो उन्हें निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। पार्टी में जो आम आदमी पार्टी में जो बड़ी तादाद में टिकटों के दावेदार हैं या होंगे, तमाम उन दावेदारों के बीच से यहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों को उभारने की कोशिश जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार करेंगे, जो कि हरियाणा प्रदेश में हमने देखा है। तो यकीनन ये बात मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक सिंगल डायमेंशनल अप्रोच जिसमें पार्टी के लिए वोटों का बंदोबस्त करना होता है वो नहीं है। यहां पर अलग अलग तरह की अप्रोच है जिसमें पार्टी में स्ट्रेटेजिक डिसीजन यहां पर लिए जाते हैं, कौन सी सीट पर कौन जीत सकता है। हरियाणा प्रदेश का जिक्र किया जाए तो यहां पर लैपटॉप पर 90 सीटों का जो आकलन है वो किया जा रहा था, और डेली बेसिस पर एनालिसिस उसका किया जा रहा था कि निर्दलीय जो चुनाव मैदान में है वो कितने वोटों तक पहुंचे। अब अगर निर्दलीय की रैली करवा दी जाए तो वो कितने वोटों तक पहुंच सकता है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आज किस वोट वैल्यू पर खड़ा हुआ है। तमाम चीजों का आकलन डे बाय डे किया जाता था, हर घंटे किया जाता था, और जहां जहां जरूरत हुई वहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनाव मैदान में आखिरी निर्णायक मोड़ पर चुनाव प्रचार खत्म होने के वक्त उनकी रैलियां तक करवाई गई, जिससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा डैमेज हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा जो आर्थिक सहयोग है वो भी, ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा जो आर्थिक सहयोग है वो निर्दलीय उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी के लोग उपलब्ध करवा दें। ये परिस्थितियां भी देखी जा सकती हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं बड़ी तादाद में चुनाव मैदान में आएंगे ही। इसके अलावा जो दूसरे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं
वो अगर आम आदमी पार्टी को डैमेज पहुंचा सकते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, या पूर्वांचल या किसी भी दूसरे फैक्टर को सामने रखा जाए, चाहे जाट फैक्टर भी उसमें शामिल हो सकता है, ब्राह्मण फैक्टर भी उसमें शामिल हो सकता है, तो तमाम अलग अलग फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि एक एक सीट पर यहां पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन किया जाएगा, एक एक सीट का आकलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार आज कितनी वोटों पर खड़ा है, उसकी वोटें कैसे कम हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की वोटें कैसे बढ़ सकती हैं, और जनता का आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे ज्यादा से ज्यादा हासिल हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी ज्यादा उम्मीद दिल्ली प्रदेश से लगाए हुए है, और हिट फॉर्मूला इसलिए माना जा रहा है कि यहां पर मल्टी डायमेंशनल अटैक जो है कांग्रेस पार्टी पर किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोग देख पा रहे थे, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी कुछ था कि जिसे ना जनता देख पाई ना समझ पाई, और जब तक देखने समझने का काम लोग कर पाते या मीडिया स्ट्रैटेजिक लोग भी जब तक उन चीजों को समझ पाते तब तक चुनाव की गिनती हो चुकी थी, चुनाव परिणाम सामने आ चुका था। तो यकीनन ये मैं कह सकता हूं कि दिल्ली प्रदेश में हरियाणा का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, और तमाम वो हिट फॉर्मूले हैं जिसे दिल्ली प्रदेश की बात नहीं, किसी भी दूसरे राज्य में अगर आप अपनाने की उन्हें कोशिश करेंगे तो वो कामयाब होंगे ही। तो इसमें संभावनाएं फॉर्मूले के लिहाज से काफी ज्यादा मुझे नजर आ रही हैं, और जैसा कि जिक्र हम पिछले कार्यक्रमों में भी करते रहे कि जितना इंटरफेरेंस, जितनी भागीदारी हरियाणा प्रदेश के नेताओं की इस बार दिल्ली प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल रही है, अतीत में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि हरियाणा के नेता दिल्ली प्रदेश के लिए इतनी बड़ी तादाद में वोटों का बंदोबस्त कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, और ये परिस्थिति जो इस बार देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश के नेताओं की बड़ी भागीदारी इस बार दिल्ली प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल रही है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक आधार पर, प्लानिंग के लेवल पर, एग्जीक्यूशन के लेवल पर, वोट मांगने को लेकर हरियाणा प्रदेश में भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को एक एक गली, एक एक घर तक पहुंचा दिया गया था। स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन लिए जा रहे थे वो एक तरीके से आर्टिलरी सपोर्ट दिया जा रहा था, बैकएंड सपोर्ट था, एयर सपोर्ट था, तो हर तरह का सपोर्ट इस बार दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने वाला है। हर तरह का सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बंदोबस्त करेगी। वीरेन जी, जो रणनीति हम बनती देख रहे हैं, हरियाणा से लगातार दिल्ली की सियासत को साधने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी और कहा कि दिल्ली में स्टार प्रचारक उतरेंगे, मैदान संभालेंगे, यानी हरियाणा से आएंगे, हरियाणा के नेता और दिल्ली में प्रचार करेंगे। बीजेपी भी यही कुछ कर रही है। अब आखिर क्या हरियाणा के नेताओं का अगर बात की जाए तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? सियासी नफे नुकसान की बात करें तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को नुकसान, और कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को कितना नुकसान, कितना फायदा, अगर इसका आकलन मोटा मोटी तौर पर किया जाए तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अगर रणनीति को समझा जाए तो जिस तरह अभी महेश जी जिक्र कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट है जी, और कांग्रेस का जो अगर हरियाणा की दृष्टि से भी देखा जाए, देखिए स्टार प्रचारक 3 अवश्य हैं, लेकिन उनकी भूमिका क्या है? सिर्फ जनसभाओं तक है। कार्यकर्ता तो कांग्रेस के जा नहीं रहे, अगर जा रहे हैं तो कोई जो इक्का दुक्का जो समर्थक हैं वही जा रहे हैं, लेकिन जो एक पार्टी के, एक संगठन के स्तर पर जो ड्यूटी लगनी चाहिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने ड्यूटी लगा रखी है, इस तरह कांग्रेस में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट का ये देखिए कि वहां जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, वो मोहल्ला वाइज बैठ के ले रहे हैं। 15-20 लोगों की ग्रुपों में जो होती है, मतलब गठनायक पद्धति होती है, जिस तरह मतलब ग्रुपों में ज्यादा संख्या नहीं होती, ज्यादा संख्या बुलाते भी नहीं है, सिर्फ 10-15 लोगों को ही बुलाकर उनको ये बताया जाता है कि ये चुनाव क्यों जरूरी है, कि इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना क्यों जरूरी है, और मतदान का प्रतिशत क्यों बढ़ाना है, मतलब मतदान के लिए प्रेरित करना, ताकि लोग उस दिन अपने घरों तक सीमित ना रहें, वोट डालने जाएं, इस तरह प्रेरित किया जाता है। देखिए, संघ की सीधी भूमिका तो मतदान बढ़ाने तक रहती है, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या हैं, इस चुनाव का क्या असर होगा, राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दिल्ली का चुनाव हालांकि प्रदेश स्तर का चुनाव है, लेकिन इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस तरह के मुद्दे कर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां के लोगों को समझाते हैं। और जो हरियाणा से गए कार्यकर्ता हैं, उनका काम सिर्फ ये है, जहां जहां उनके संपर्क है, जहां उनकी बिरादरी के, जहां उनके संपर्क के लोग हैं, उनके बीच जाकर ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना क्यों जरूरी है। और इसके अलावा जो कार्यकर्ता यहां से गए हैं हरियाणा से, वो जो स्थानीय कार्यकर्ता उन पर नजर रखते हैं कि वो कार्यकर्ता काम में कोई कोताही तो नहीं कर रहे, कहीं ढील तो नहीं है। जहां कोई कार्यकर्ताओं में ढील है, जहां सर्वे में या कुछ ना कुछ कोताही लगती है, वहां पर उसका फीडबैक
प्रदेश स्तर के नेताओं को देते हैं, उसके बाद उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि एक बात बड़ी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रचना, जो हरियाणा का अनुभव रहा है, उसका महाराष्ट्र में भी अच्छा परिणाम आया तो दिल्ली में भी उसको दोहराया जाया है। और देखिए, ये जो मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या सांसद हो, वो तो चेहरे के रूप में प्रचार कर रहे हैं, वो उपलब्धियों को गिना रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सत्ता में आने से क्या परिवर्तन आया है, लोग क्यों चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाए। जो हरियाणा की उपलब्धि है उनको दिल्ली में भी भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस की तो स्थिति अजीब बनी हुई है, कांग्रेस तो आपसी गुटबाजी का शिकार है। अब कांग्रेस के विधायक जो हैं वो हरियाणा के अंदर ही जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है जो मंच है वो साझा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। पहले तो गोकुल सेतिया तक सीमित थे, पहले तो सिरसा में वो जो सरकारी कार्यक्रम होते थे उनमें भाग लेते थे, क्योंकि उनकी वहां स्थानीय राजनीति है, कांडवा बंधुओं से उनका जो वैर विरोध है, तो इस कारण से उनकी मजबूरी थी गोकुल सेतिया की, क्योंकि वो सरकार से काम भी कराना है। अभी इस श्रृंखला में शैली चौधरी का भी नाम जुड़ गया है। देखिए, नारायणगढ़ से वो विधायक हैं, नारायणगढ़ कभी नायब सिंह सैनी का क्षेत्र रहा है, तब वो भी जो है सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, नायब सिंह सैनी के साथ मंच साझा कर रही हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लग रहा है कि अगर काम करवाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। और ये कुछ बड़ी बात नहीं है, आगे जाकर ये जो संपर्क बना हुआ है ये किसी रूप में भी जा सकता है। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेलजोल बढ़ रहा है तो ये किसी सीमा तक जा सकता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो निराश हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अवश्य उत्साह का वातावरण है। और अगर दिल्ली चुनाव में भी सफलता मिलती है तो इस उत्साह में और ज्यादा वृद्धि होगी। देवेंद्र, जो रणनीति है, जिस फॉर्मूले का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, बात की जाए जातीय समीकरणों के हिसाब से, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली में मिले जुले जाति के लोग रहते हैं, पूर्वांचली भी हैं और जाट समुदाय के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम बहुल्य कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हमने देखा था राहुल गांधी भी लगातार पहुंच रहे थे। अगर ओवरऑल जाति समीकरण को साधने की बात की जाए तो क्या हरियाणा बीजेपी सफल हो पा रही है, हो पाएगी? किस तरह की रणनीति नजर आ रही है? कांग्रेस की तरफ से किस तरह रणनीति बनाई जा रही है? उस पर कितना असर पड़ेगा जातीय फैक्टर पर? देखिए सौरभ, दिल्ली को हम मिनी भारत कहते हैं, हर राज्य के लोग, लेकिन ज्यादा जो संख्या मेरे को लगता है यूपी और हरियाणा के जो 60 सटे हुए प्रदेश है। हरियाणा में मेरे को 10-12% जरूर लोग हैं, क्योंकि तीन तरफ से, जैसे फरीदाबाद साइड दिल्ली मथुरा रोड हो गया और गुरुग्राम साइड दिल्ली जयपुर रोड हो गया, एक दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक और एक दिल्ली सोनीपत पानीपत, ये 3-4 जगह से बहुत सारे लोग रोजाना दिल्ली आते जाते हैं, वहां नौकरियां करते हैं, कोई अपना व्यापार करता है, कोई सरकारी नौकरी के लिए जाता है, किसी को सुप्रीम कोर्ट में जाना है, किसी को रिश्तेदारी में दुख सुख चला रहता है। तो ज्यादा आवाजाही मेरे को लगता है जो साथ के प्रदेश लगते हैं, यूपी हो गया, हरियाणा की लोकल आबादी तो है दिल्ली में, जो दिल्ली में पैदा हुए पढ़े दशकों से रह रहे हैं, उसके अलावा हरियाणा की आबादी भी अच्छी खासी है और यूपी की भी अच्छी खासी है। यूपी के जो मेरठ हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, सहारनपुर, ये सारी बेल्ट, इधर हरियाणा की बेल्ट, राजस्थान के भी लोग हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। तो जहां देखिए जिस एरिया में जिस जाति का प्रभाव है, कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। अगर मान लो जिस क्षेत्र में पंजाबी बहुल क्षेत्र है, पंजाबी वोटर्स ज्यादा है, तो जाहिर है कि मनोहर लाल का या जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भेजा जाएगा। देखिए, जब ये मानवीय कमजोरी है, जब अपनी जाति का कोई आदमी, अपना करीबी आदमी जब सामने आपके बैठा हो तो सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो यार, मन में ये रहता है कि अपना आदमी है, इसकी मदद करो, ना चाहते वो भी कई ऐसी स्थितियां बनती है, चलो हमारे घर चल कर आया, अपील करने। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले 10-15 साल में, इनेलो ने भी किया, बीजेपी ने, कांग्रेस ने। अब क्या हो गया, जैसे दिल्ली में हर परिवार जो हरियाणा में रहता है, चाहे वो यूपी के, उनके कोई ना कोई रिश्तेदार, किसी की बेटी ब्याही हुई है, किसी के मामा रहते हैं, कोई ना कोई परिवार जरूर दिल्ली रहते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है, वो लोग क्या करते हैं, वहां जाके उनके घर रहते हैं, क्योंकि रहने की भी बड़ी दिक्कत है। चुनाव के टाइम में खर्चे कम करने होते हैं, होटलों में जगह नहीं है, बाहर के लोग आते, तो रिश्तेदारों के यहाँ रुकते हैं, उनको मनाते हैं कि मैं इस पार्टी के प्रचार के लिए, आप मेरी पार्टी को वोट दो। उसको गेन करने की कोशिश जरूर बीजेपी कर रही है। इस तरह के आजकल ये पाए भी सुझाव देते हैं 10-15 साल की राजनीति में। बाकी जो जिस जाति का जहां प्रभाव है, उस जाति पार्टी जो होती है उस जाति के नेता को वहां भेजते ताकि उनको अपने साथ जोड़ा जा सके, दुहाई दी जा सके, अपील की जा सके। तो सब तरह के हथकंडे होते हैं। और बीजेपी तो बहुत बड़ा संगठन है, ट्रेंड मैन पावर है, मैन पावर भी ज्यादा है और ट्रेंड है, साधन संपन्न है, सरकार है, बहुत तरह के फायदे बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महेश, अब जो रणनीति पार्टी बना रही है कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी,
आपने माइक्रो मैनेजमेंट का जिक्र किया। माइक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि अगर बीजेपी अपने पक्ष में कुछ वोटर्स को करेगी तो उसका जो पोलराइजेशन होगा वोटर्स का, वो आम आदमी पार्टी के हित में रहेगा या फिर कांग्रेस के हित में रहेगा? छटक कर अगर वोट जाते हैं तो उसका फायदा क्या फाइनली बीजेपी के ही हाथ में आएगा? उसका वर्गीकरण किस तरीके से पार्टी जो रणनीति बना रही है वो क्या है? देखिए, इसका जवाब स्ट्रेटेजिक आधार पर ही दिया जा सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, मैंने जिक्र अभी विस्तार से उसका जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोटों का बंदोबस्त करने में बीजेपी के लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत सामने के प्रतिद्वंदी, जो कि जिताऊ उम्मीदवार माना जा रहा है, उसकी ताकत को कम करने में जितनी मेहनत, जितना पसीना, जितना अर्थ बल और शारीरिक बल, श्रम बल, जितना भी बल है वो सामने वाले की ताकत को आधा करने में लगा देते हैं। अब आप जिक्र कर रहे हैं कि धार्मिक पोलराइजेशन अगर होता है तो यकीनन फिर आप ये मानकर चलिए कि फिर जो निर्दलीय उम्मीदवारों का जिक्र मैं कर रहा था या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का मैं जिक्र कर रहा था, यहां पर ये कोशिश भी की जाएगी कि अगर धार्मिक आधार पर किसी भी तरह का ध्रुवीकरण होता है तो फिर निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार कर यहां न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। न्यूट्रलाइज करने से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार रही है और अगर आम आदमी पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है तो एक निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे मुस्लिम वोटर्स का जो बंटवारा है वो देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी फिर आसानी से उस चुनाव मैदान में जीत की मंजिल तक पहुंच पाएगी। तमाम स्ट्रेटेजिक तौर तरीके हैं और एक इंडिविजुअल सीट के लिए माइक्रो मैनेजमेंट इसीलिए कहा जाता है कि एक एक सीट पर कौन जीत सकता है और कैसे उसे हराया जा सकता है, बड़ी रणनीति के तौर पर की जाती है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा मैं आपका कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इस स्ट्रेटेजी का कुछ नुकसान होने वाला है, क्या देख रहे हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां से प्रचार करने जा रहे हैं, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी वो वही रह रहे हैं, वो फ्लाइंग विजिट नहीं करते। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या जो नेता जो इक्का दुक्का जाते हैं उनकी तो फ्लाइंग विजिट होती है, लेकिन जो हरियाणा से जाते हैं वो वहीं पर रहकर, उनके बीच में रहकर उनको एहसास लगाते हैं, अपनेपन का लगाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता हरियाणा में है लेकिन दिल्ली में कोई उनकी भूमिका नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अधिक भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया पर प्रचार है वो बहुत आक्रामक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आईटी सेल को इतना मजबूत किया हुआ है कि जिससे जो भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को मिनटों में जहां तक पहुंचानी चाहे जनता तक पहुंचा सकती है, जबकि इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पिछड़े हुए। बिल्कुल, वोटर्स तक, जमीन तक जुड़ाव होना, ये बीजेपी, इसमें बीजेपी को महारत हासिल है, उसका फायदा पार्टी हर बार लेती भी रही है। हमने देखा है कई विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिला है। अब दिल्ली को लेकर बड़ी रणनीति पार्टी बना रही है, कितना फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को कितना डेंट कर पाएगी, कांग्रेस को कितना डेंट कर पाएगी, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।